नमस्कार। आज के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जम्मू कश्मीर में भीड़ ने डीएसपी की पीट पीट कर हत्या कर दी। दादरी कांड की घटना भी बेकाबू भीड़ पर सवालिया निशान खड़ा करती है। यहां भी अखलाक के परिवार पर भीड़ का कहर ऐसा टूटा, उसके परिवार की खुशियां ही गम में बदल गई। भीड़ ने घर में घुसकर अखलाक की हत्या कर दी। गुजरात में गौरक्षकों के नाम पर भीड़ ने युवकों के साथ जमकर मारपीट की। सभी मामलों में पुलिस ने मामले तो दर्ज किए, पर आरोपी चंद लोगों को ही बनाया गया। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, आज कुछ जेल में भी हैं, कुछ बच भी निकले। क्या सभी आरोपियों को सजा मिल पाती है? ये एक बहस का मुद्दा है। आखिर क्या कारण है जो लोग इस तरह के कदम उठाते हैं? क्या इनका कानून पर से विश्वास उठ गया, या फिर इन्होंने ही लोगों को सजा देने की ठेकेदारी ले ली? ये बड़ा सवाल है। जी हां, यही है हमारा आज का विशेष, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। भीड़ तंत्र, यह है हमारा आज का विशेष, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम इस चर्चा में भाग ले रहे मेहमानों से आपका परिचय कराएं, देखते हैं खास रिपोर्ट। श्रीनगर में भीड़ ने डीएसपी की पीट पीट कर हत्या कर दी। हरियाणा में बेकाबू भीड़ ने सीट विवाद को लेकर ट्रेन में चाकू मारकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। मध्य प्रदेश के सतना में भी बेकाबू भीड़ का कहर एक प्रेमी के ऊपर ऐसा टूटा कि उसे पेड़ से बांधकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। भीड़ इतनी बेकाबू क्यों है? क्या इन्हें कानून का डर नहीं? आखिर क्या कारण है जो भीड़ को कानून नहीं रोक पाता? श्रीनगर में भीड़ द्वारा डीएसपी मोहम्मद आयूब पंडित की पीट पीट कर की गई हत्या के मामले में कथित तौर पर संलिप्त 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में 12 लोगों की पहचान की है और इनमें से अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दादरी कांड गौ मांस की खबर के बाद दिल्ली से सटे दादरी में बेकाबू भीड़ का कहर अखलाक के ऊपर टूटा और भीड़ ने अखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या के आरोप में 18 गिरफ्तारियां हुई, उनमें एक नाबालिग था जिसे जमानत मिल गई। क्या भीड़ को कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार बनता है? क्या हमारा इंटेलिजेंस मामलों को पहले भांप नहीं पाता? क्या हमारी कानून व्यवस्था ही इतनी लचर है कि लोगों का कानून से डर खत्म होता जा रहा है? ये तमाम सारे वो सवाल हैं जो सवाल पर ही सवाल खड़े करते हैं। भीड़ तंत्र, इस पर चर्चा में आज हमारे साथ हैं बीजेपी नेता चेतन सिंह, कांग्रेस नेता जितेंद्र मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार देवेश कल्याणी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चलेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवेश कल्याणी जी के पास और उनसे जानेंगे, जिस तरह से हमने अभी ये रिपोर्ट देखी और जो कुछ हमने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में देखा, किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, तकरीबन 400 गाड़ियां जलाई गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और पूरे देश में इस तरह का जो माहौल बना है, आखिर क्या चल रहा है, ये हम सबसे पहले देवेश कल्याण जी आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। मुझे लगता है कि लगातार जिस तरह से भीड़ अपने हाथ में कानून को ले रही है, ये एक प्रवृत्ति की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो समूह भाव होता है लोगों में, जैसे किसानों का प्रदर्शन हुआ या किसी धर्म विशेष के लोगों का एक भीड़ थी, इनके दिमाग में, या हम ये कहें कि भीड़ को कहीं ना कहीं इस बात का जस्टिफिकेशन है कि कानून से उन्हें न्याय नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो अपने हाथ में इस तरह की चीज़ें लेते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि संभवतः हम दुनिया के ऐसे देशों में से एक हैं जो भीड़ को नियंत्रित करने वाले सख्त कानून नहीं लाते हैं, क्योंकि उसका कोई लीडर नहीं होता है, और जब लीडर नहीं होता है तो आगजनी होती हैं, हत्याएं होती हैं, और भी कई चीज़ें होती हैं। आपने 2-3 चीज़ों की और ध्यान आकृष्ट कराया है, जैसे अयूब पंडित की बात की है आपने, अखलाक की बात की है, सतना की बात की है, या किसान आंदोलन की बात की है। लेकिन इससे पहले भी भीड़ ने और कई ऐसी चीज़ों को अंजाम दिया है जिसमें एक साथ 50 से ज़्यादा लोग मरे और उसमें कोई दोषी नहीं मिला, कहीं दोषी नहीं मिला। किसने मारा?
किसी को पता नहीं है। जैसे लक्ष्मणपुर बाथे का हत्याकांड ले हम, या खेरलांजी जैसे हत्याकांड ले, ऐसे बहुत बहुत सारे चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि सिस्टम का कमज़ोर होना इसमें बड़ी वजह है, और भीड़ तंत्र को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास कोई एक ठोस नीति और दंडात्मक प्रावधान कम है। बिल्कुल बिल्कुल देवेश जी, ये तमाम कारण आपने बताए। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। रमेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से देवेश कल्याणी जी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा, कहीं ना कहीं जो एक सुरक्षा का भाव है वो खत्म हो रहा है, जो कि न्याय मिलना चाहिए, जो उम्मीद रहती है सरकारों से वो नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्यों गुस्से में हैं लोग? क्या गुस्से में हैं या इसके पीछे कुछ और मंशा काम कर रही है पूरे देश में? देखिए, ये बात तो सही है कि देश में एक भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेकर के हिंसा पर उतरने की मानसिकता हमको झलकती है, लेकिन हम सारी घटनाओं को एक सा नहीं ले सकते। और उसका कारण ये है कि हर जगह की घटनाओं की मानसिकता क्या हो सकती है और लोगों को उद्देश्य क्या हो सकता है। विशेष तौर से जो ताज़ा संदर्भ कश्मीर का है, तो इस कश्मीर की घटना को हम अहमदाबाद की घटना से या मंदसौर के किसान आंदोलन से जोड़ करके नहीं देख सकते। ये एक प्रकार के देशद्रोहियों की ऐसी हिंसा है जो सरकार को डराना चाहते हैं, सरकार को धमकाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक अपना आतंक फैलाना चाहते हैं। ये कश्मीर की घटना खासतौर से ऐसे व्यक्ति को उन्होंने मारा जो उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात था। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि भीड़ में अचानक कोई आक्रोश आ गया और वो हिंसा पर उतारू हुई। ये जो भीड़ की हिंसा है वो योजना पूर्वक हिंसा है। स्वाभाविक रूप से सरकार को जितनी सख्ती के साथ इस पर कार्रवाई करना चाहिए, ये इसमें चूक गई है। दूसरी जो हिंसा हुई मंदसौर की जो हिंसा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अपराध है। मैं उस हिंसा के लिए कांग्रेस को या किसी राजनीतिक दल को दोषी नहीं मानता। मंदसौर की हिंसा के पीछे जो असली कारण है वो अफीम के वो 9 तस्कर हैं जिन पर सरकार ने कार्रवाई की और उनकी 2000 करोड़ का जो धंधा था वो धंधा चौपट हुआ। आपको कल्पना है जो 73 लोग मंदसौर की हिंसा में गिरफ्तार हुए, उसमें 38 ऐसे लोग हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे पहले से चल रहे हैं। तो वो भी एक जहां मंदसौर की घटना आपराधिक प्रवृत्ति का एक नमूना है, कश्मीर की घटना देशद्रोही का प्रवृत्ति का नमूना है, वहीं दादरी की घटना में या अहमदाबाद की गुजरात की घटना में आप उसको कानून व्यवस्था का थोड़ी सी फेल्यूर, उसको कमजोरी मान सकते हैं। हमको इन अलग अलग घटनाओं को अलग अलग देखना होगा, लेकिन सारी घटनाओं में एक जो जरूरी बात है, सरकार को सख्ती के साथ एक्शन, जैसे सख्ती के साथ दादरी में एक्शन लिया, 18 आदमी पकड़े गए, उसमें से जमानत केवल नाबालिग की हुई, बाकी की जमानत नहीं हुई। जैसी सख्ती दादरी में सरकारों ने दिखाई है, वैसी ही सख्ती कश्मीर में दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल रमेश शर्मा जी ने जिस तरह से बात की, सरकार की मंशा पर कहीं ना कहीं सवाल है। कोई सरकार कोई भी रही हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, लंबे समय से सब कुछ वातावरण पूरे देश में चल रहा है। जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस नेता हमारे साथ में हैं, उसके बाद हम चितन सिंह जी के पास आएंगे। जितेंद्र मिश्रा, क्या कहेंगे जिस तरह का पूरा माहौल बना हुआ है? राजेश जी, ये सरकार का फेल्योर होता है, कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो। कश्मीर में जो हो रहा है इसकी मैं निंदा करूंगा, क्योंकि ये देशद्रोहियों द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन इसमें भी विचार किया जाना चाहिए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि वो सरकारें जो अलगाववाद को समर्थन करती थी, वो पार्टियां जो अलगाववाद को समर्थन करती थी, उनके साथ कोई दल मिल के सरकार बनाता है, तो फिर ये घटनाएं रोकी नहीं जा सकती हैं। इसमें सख्ती से निपटना होगा, सरकार की मंशा स्पष्ट हो, ऐसे लोगों को सरकार में ना आने दिया जाए जो इस टाइप के। सवाल तो आप पर भी है, जिस तरह से आपकी जब सरकार थी, आप पर सवाल पर आप पे भी खड़े हो रहे हैं आज। लेकिन आज मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूं कि आज कश्मीर की बात अभी शर्मा जी ने की, कश्मीर में वो सरकार बैठी है जो सेपरेटिस्ट को समर्थन करती है, जो अलगाववादियों को समर्थन करती है। वो सरकार, ऐसी सरकारें जब जब आएंगी, जब जब इस टाइप की घटनाओं को प्रश्रय मिलेगा, इनको रोका नहीं जा सकता। रहा सवाल दूसरी घटनाओं का, मंदसौर जैसी घटनाओं का और दूसरी चीजों का, तो उसमें यह कहना है मेरा कि इसमें सरकार का इंटेलिजेंस फेल हुआ है। सरकार का इंटेलिजेंस ये समझने में नाकाम रहा कि ये इस लेवल तक पहुंच जाएगा, इस स्तर तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकारों ने
उनकी बात नहीं सुनी है। आज चाहे शिक्षाकर्मी का आंदोलन हो, चाहे सचिवों का आंदोलन हो, हर आंदोलन में उनको बैठ के उनकी बातों को सुनने के बजाय उनको कुचला गया, उनको दबाया गया, बलपूर्वक आंदोलनों को खत्म करने का प्रयास किया गया। फिर हम आपके पास इसलिए आएंगे, ये मंदसौर की घटना फिर हम आपके सामने पास आई है। आएंगे। बीजेपी नेता चेतन सिंह हमारे साथ में हैं। चेतन सिंह जी, जिस तरह से अब बातें सामने आ रही हैं और जो माहौल हाल ही के सालों में बना है, जिस तरह से अगर हम मोदी जी की बात करें, काफी उम्मीदें थी इस देश को, और खास तौर पर जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं काफी उम्मीद रहती है, खास तौर पर सुरक्षा को लेकर ये उम्मीद रहती थी कि सुरक्षा, बेहतर सुरक्षा मिलेगी। लेकिन जिस तरह से वातावरण पूरे देश में बना है और जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस के नेता ने जिस तरह से कहा, कहीं किसान आंदोलन है तो जनमानस से जुड़ा है, कहीं अखलाक का मामला है तो कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा है। कश्मीर का जो मामला है ये बहुत अलग है, यह अलगाववादियों से जुड़ा है। और निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी में इस हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसमें लोगों का इस बात को लेकर के तो भरोसा रहता है कि ये पार्टी जहाँ भी रहेगी ये देशभक्तों की पार्टी है, देशभक्तों के साथ रहेगी और देश के आन बान शान पर कहीं से आँच नहीं आने देगी। जितेंद्र जी जो कह रहे हैं इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसको जो लाइन ऑर्डर के तहत जो एक्शन लेना था शायद वो उतनी कड़ाई के साथ नहीं ले रहे हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाने से परिस्थितियां नहीं बदलती। जितेंद्र जी, आप शायद भूल गए हो, आप पीडीपी के साथ पार्टनर रह चुके हो। आप ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं आपको बता दूं, आज की इन परिस्थितियों में हमने जो जम्मू कश्मीर में, पूरे कश्मीर में जो सेना ने जो आतंकवादियों के साथ, अलगाववादियों के साथ जो एक मुहिम चलाई है, ये उस हड़बड़ी का नतीजा है। मैं राजेश जी इतना जरूर मानता हूं कि 2019 से पहले जो कांग्रेस ने इस हिंदुस्तान के एक राज्य को सड़ाने का काम किया है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर, जलते हुए आग में झुलसने के लिए छोड़ के गई है। इस समस्या का हम ऐसा समाधान करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी इसको याद रखेंगी। लेकिन चेतन जी, जिस तरह से पूरा माहौल बन गया है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, ये तमाम जो मामले आ रहे हैं और लगातार कहा जा सकता है कि अब जो भीड़ है वो सड़कों पर नजर आ रही है। तो क्या अब जो एक विश्वास था जनता का वो उठ रहा है सरकार से? देखिए राजेश जी, हर भीड़ का, हर घटना का एक सा संबंध नहीं है। कहीं जो ट्रेन की घटना हुई है, जो आरक्षण को लेकर के हो रही है, जो किसानों को लेकर के हो रही है, ये सारे प्रकार अलग अलग हैं। कहीं ना कहीं जनता का इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए कि जनता जनार्दन का इस ब्यूरोक्रेसी से भरोसा उठा है। इस लाल फीताशाही से आम जनता परेशान है। आम आदमी कानून व्यवस्था से घबराता है, सोचता है हमको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। न्याय मिलता भी है, उसकी पुश्तें गुजर जाती हैं, तब जाकर के उसके साथ न्याय होता है। हम तो पहले भी कहते रहे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हमको संविधान में अनेक धाराओं को हटाने के लिए संशोधन करना चाहिए। शरीफ आदमी इतना प्रताड़ित हो जाता है कि उसको लगता है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। और जो गुंडे, मवाली, अलगाववादी ये लोग हैं, ये सब अपना काम करके चले जाते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, मेरे मित्र जितेंद्र जी जो कह रहे हैं, एक राइस जी और है जी, ये पीडीपी का तो उदाहरण दे रहे हैं, शायद ये उमर अब्दुल्ला का उदाहरण देना भूल गए कि भारत की हार पर ट्वीट करके उन्होंने बधाई दी है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के साथ जो गठबंधन कांग्रेस ने सन 1947 से किया है, उसकी सजा आज हिंदुस्तान भुगत रहा है। और 2019 आने तक हिंदुस्तान इन सारे कर्जों से बिल्कुल चेतन सिंह जी, हम इन जो सवाल आपने खड़े किए हैं, कांग्रेस के हमारे नेता ने खड़े किया है, देवेश कल्याणी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। देवेश जी, जिस तरह से आपने चर्चा सुनी दोनों जो हमारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं उनकी, और हम उसी पर आना चाहते हैं कि जिस तरह से एक भीड़ दिख रही है, क्या वाकई वो भीड़ है जिनको ये लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा, मुझे सुरक्षा नहीं मिल रही? क्या इसके पीछे जो मकसद है कहीं ना कहीं राजनीतिक है, सियासत इसमें कहीं ना कहीं घर कर रही है, और यही कारण है कि इस तरह के मामले लगातार देश में बढ़ रहे हैं? डेफिनेटली एक्चुअली ये जो भीड़ है ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से कहीं अछूती नहीं रहती। आप किसी भी जगह की भीड़ की कोई भी वारदात उठा के देखिए, उस भीड़ का आपको पॉलिटिकल लिंक निश्चित तौर से मिलेगा। आप सारी जितनी घटनाओं का आप जिक्र किया है आप लोगों ने, हर घटना में कहीं ना कहीं भीड़ के साथ एक पॉलिटिकल लिंक मिलेगा।
और मेरा ये कहना है कि शायद इसीलिए हमारे देश के जितने सियासतदान लोग हैं बहुत आसानी से ब्यूरोक्रेट्स पे चीजें ढोल देते हैं कि साहब ये ब्यूरोक्रेसी इसको हैंडल नहीं कर पा रही है, ये नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि विधायिका के पास पर्याप्त अधिकार हैं, वो विधेयक लाके बड़ा सख्त कानून बना के और इसको नियंत्रित कर सकती है। लेकिन इस भीड़ तंत्र के माध्यम से ही कई बार वो लोग ब्यूरोक्रेसी को भी नियंत्रित करते हैं, अपने दुश्मनों को भी नियंत्रित करते हैं, दूसरी पार्टियों के ऊपर अपना प्रेशर भी बनाते हैं। तो भीड़ के पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, पूरी तरह से पॉलिटिकली होती है भीड़, ऐसा भी नहीं कह सकते। पर निश्चित तौर से कहीं ना कहीं भीड़ के पीछे कोई एक मानसिकता होती है। भीड़ का चूंकि कोई लीडर नहीं होता या दिखता नहीं है, जैसे अभी हाल की जो घटना है, इसमें कभी किसी भी घटना में कोई भीड़ का लीडर नहीं दिखा, इसीलिए इनको नियंत्रित करने में देर भी लगी। देवेश जी, क्या छुपे तौर पर लीडर होते हैं? क्या पीछे से आगे नहीं आते, पीछे से काम कर रहे होते हैं? निश्चित तौर से उसके बगैर भीड़ कभी मोबिलाइज ही नहीं होती है। और ये वो लीडर होते हैं जो बहुत छोटे छोटे समूहों को एक समूह में बनाते हैं, लेकिन इन सारे समूहों को मिला के एक करने वाले लोग अक्सर गायब होते हैं, जो शायद ही कभी पर्दे पे आते हैं। चलिए देवेश जी, हम रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। जिस तरह से रमेश जी बात की देवेश कल्याणी जी ने, कैसे रुकेंगी इस तरह की चीजें, क्योंकि लगातार अब ये चीजें बढ़ रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से एक लगाम लगना चाहिए थी वो नहीं लग रही है। क्या सरकार को आगे बढ़कर इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि या फिर इसी तरह ढील दी जाती रहेगी, इसी तरह पीछे से कोई वार करता जाएगा और जो स्थिति खराब हो रही है उसमें चंद लोगों के पीछे जो आम जनता परेशान होती है, कई लोगों की मौतें होती हैं, इस देश के लिए, इस प्रजातंत्र के लिए कितना घातक है रमेश जी? देखिए, स्वाभाविक रूप से इस तरह की घटनाएं देश के लिए और प्रजातंत्र के लिए घातक हैं। लेकिन एक दुर्योग की बात और दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के भीतर जितना देश को कमजोर करने वाली ताकतें संगठित हैं और सक्रिय हैं, उतना सक्रियता देश को मजबूत बनाने वाली और राष्ट्रवादी ताकतें उतनी सक्रिय नहीं है। इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए ये राजनीति से इस तरह की घटनाएं नियंत्रित नहीं हो सकती। ऐसी घटनाएं प्रशासन से ही नियंत्रित होगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री किसी भी दल का हो, सरकार किसी भी दल की हो, वो मौके पर नहीं जा सकता। मौके पर तो सिपाही को जाना है, सूचना कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से सूचना आना है। ये सारा का सारा तंत्र जब कमज़ोर होता है तब कुछ बात होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस कश्मीर की घटना को लेकर के हम संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, उसमें लीडर भी सामने है। मीर वाइज है जिसने लोगों को भड़काया, और वो लीडर भी सामने है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं है। और मैं समझता हूँ कश्मीर के मामले में राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी मैं कमजोरी देखता हूँ कि उसको गिरफ्तार कर सकें। दुर्भाग्य की बात और इससे ज़्यादा एक शर्मनाक की स्थिति क्या होगी पूरी दुनिया में, अकेले भारत का ऐसा उदाहरण है कि 1947 से लेकर के आज तक 70 साल हो गए, बराबर वहां पर अलगाववादी लोग हैं और अलगाववादियों की सुरक्षा पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। उनको सिपाही अदा किए हुए हैं, उनकी गाड़ियां, उनको एक ने तो अभी मैंने कल परसों अखबार में पढ़ा कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी मांगी। तो कुल मिलाकर के जो अलगाववादी हैं, खुलेआम नारे लगाते हैं, भारत के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, दुश्मन के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ऐसे लोगों की भी सुरक्षा पर आप प्रबंध करेंगे। और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की और प्रशासनिक शक्ति की बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। फिर राजनीतिक दलों को ऐसी चीज़ों से सतर्क भी होना होगा कि अपराधी हमला जो होता है, अराजकता, असामाजिक तत्व फैलाते हैं और वो अपने संरक्षण के लिए फिर राजनीतिक हाथ तलाश कर लेते हैं, जैसा कि हमने मंदसौर में देखा। मंदसौर में हिंसा की शुरुआत असामाजिक तत्वों ने की, लेकिन आगे चल करके उन्होंने एक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर लिया, तो वो लड़ाई फिर सड़क पर हमको देखने को मिली। तो इन सारी चीज़ों पर ये त्रिस्तरीय इसमें काम होना चाहिए। एक तो समाज में जागृति का भाव आए, जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनको थोड़ा लेकिन रमेश जी लगातार ये भी देखने को मिलता है, कोई भी मुद्दा होता है, राजनीतिक दल कहते हैं कि फलाने दल को एक बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जिस चीज को कंट्रोल करना चाहिए वो न करके अपनी सियासत चमकाने के लिए कहीं ना कहीं आम जनता, जो राजनीतिक दल होते हैं, आम जनता के वो प्रतिनिधि होते हैं, ऐसे में राजनीतिक दल अपनी चमकाने के लिए, अपनी पार्टी को चमकाने के लिए जिस तरह से आगे आते हैं,
वहां पर पहुंचते हैं उस पूरे माहौल को, उससे भी माहौल खराब होता है लगातार। निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है। इस मामले में राजनीतिक दलों को और मीडिया दोनों को कहीं ना कहीं, मीडिया को भी ऐसी खबरों इतने उछाल करके नहीं करना चाहिए जिससे राजनीतिक दलों को ये लगने लगे कि ये तो पूरी भीड़ ही खड़ी हो गई और हम इसमें नहीं मिले तो हम कमजोर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक आत्मनियंत्रण की, आत्मचिंतन की, एक सकारात्मक और एक राष्ट्रवादी विचारों की जरूरत बिल्कुल, बहुत अहम बात वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने कही। और एक बार फिर जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस नेता हमारे साथ में है। जितेंद्र जी, जिस तरह से हमने अभी हाल ही में देखे, चाहे हम मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन की बात करें या देश के अन्य जगहों की हम बात करें, ये कहा जाता है कि अब कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। तो इस तरह का मुद्दा क्यों बनाया जाता है पार्टी की तरफ से? आपको वहां पर कंट्रोल करना चाहिए, आप सरकार के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, आप सरकार के साथ बैठकर बातचीत भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जिस तरह से मध्य प्रदेश में कई बातें आई, कई नेताओं के नाम उसमें आए, तो ये जो सियासत है, इस तरह की अपनी सियासत चमकाने के लिए इस तरह का जो काम किया जाता है, कहीं ना कहीं जो हमारा प्रजातंत्र है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जो आज हमारी चर्चा का विषय है। देखिए राजेश जी, मैं रमेश शर्मा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इसमें प्रशासन का जो इंटेलिजेंस है वो कमज़ोर पड़ा है। अभी मेरे मित्र चेतन सिंह जी बोल रहे थे कि लाल फीताशाही और नहीं, लेकिन उसके बाद जो स्थिति, जो सियासत होती है मित्रा जी, ये तो बहुत सवाल उस पर भी है। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि लाल फीताशाही का विरोध है। लाल फीताशाही, आप शासन में बैठे हैं, आप सरकार चला रहे हैं, लाल फीताशाही को कंट्रोल करना आपकी जवाबदारी होती है। आपका प्रशासन तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए कि लाल फीताशाही अपनी मनमानी नहीं कर पाए। दूसरी बात, सवाल ये आता है कि दूसरे दलों को मौका क्यों मिलता है? जब आंदोलनों को दबाया जाता है, जब आंदोलनों को कुचला जाता है, जब सरेआम नृशंस हत्याकांड कराया जाता है, जब कोई राजनीतिक दल शांत नहीं बैठता है, वो उनको सहयोग करने के लिए बराबरी से खड़ा होता है। और ये हमारा विपक्ष में हमारा धर्म है कि जब सरकार निरंकुश हो जाए, जब सरकार हत्याकांड कराने लगे, जब सरकार वक्त कम है, आखिर में चेतन सिंह, बीजेपी नेता चेतन सिंह जी, जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार सरकार 3 साल से सरकार आपकी देश में है, इच्छा शक्ति की बात हो रही है, फेल्यूर की बात हो रही है, इंटेलिजेंस की बात हो रही है, क्यों नहीं लगाम लगा पा रही है आपकी सरकार? जिस एक्टिवनेस की तरफ बढ़ना चाहिए, जिस तंत्र जो विकसित करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा, और यही कारण है कि विपक्ष को मौका मिल रहा है और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो तमाम सारी चीजें सामने। देखिए राजेश जी, मध्य प्रदेश का किसान, मुझे ऐसा जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि इस प्रवृत्ति का नहीं कि हिंसा पर उतारू हो, और हिंसा का इस हिंदुस्तान में कभी समर्थन नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक किसान बंधुओं का मामला है, इस सारे आंदोलन के पीछे असामाजिक तत्व रहे हैं। कभी किसानों ने या मध्य प्रदेश के किसानों ने दूध को सड़कों पर फेंका है। अरे किसान तो दूध अगर धोखे से गिर जाता है तो पोंछ करके माथे पर लगाता है, ईश्वर से क्षमा प्रार्थना मांगता है। अपनी उगाई हुई सब्जी को कोई फेंकता है, अपनी उगाई हुई उपज को कोई ले जा करके फेंकता है, कहीं आग लगाने जाता है, कहीं लूट करने जाता है, कहीं हाईवे रोक करके सारी बस को आग लगा देता है, उसमें माताएं बहनें बच्चे चीख रहे हैं। आखिर क्या है? लेकिन ये लेकिन चेतन सिंह जी, अफसरशाही पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। गलत जानकारी दी जाती है सरकार को, जिस तरह से गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह को गलत जानकारी यहां पर दी गई, उन्होंने जिस तरह से मीडिया को ब्रीफ किया, बाद में जो सामने तथ्य सामने आए, मैं आपकी बात कर रहा हूं, जरूरी है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी फेल थी और प्रशासनिक अधिकारियों ने, मैंने कहा ना लाल फीताशाही, ये उसमें से चंद ऐसे अधिकारी भी रहते हैं जो हर परिस्थितियों में सामान्य रूप से आम जन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कुछ समय का रहता है, इसकी सजा उनको मिली है। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जिस आंदोलन पर आप राजनीति की रोटी सेकने जा रहे हो, क्या कांग्रेस इस हिंसा का समर्थन कर सकती है? इस आगजनी का समर्थन क्या कांग्रेस करेगी? या इस हिंदुस्तान के इस शांत मध्य प्रदेश में बैठे हुए किसानों के ऊपर जो कलंक लगाने की लोगों ने कोशिश की है, उस कलंक को धो करके उनकी समस्याओं का समाधान चलिए चेतन सिंह जी, वक्त चूंकि कम है, और जिस तरह से आज जिस कोर्ट के साथ हम आगे बढ़े थे, भीड़ तंत्र जो लगातार तरह तरह के मामले पूरे देश में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चर्चा के माध्यम से हम चाहते थे कि कोई ना कोई निष्कर्ष निकले कि आखिर कब थमेगी इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में बीजेपी नेता चेतन सिंह, कांग्रेस नेता जितेंद्र मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार देवेश कल्याणी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जिस तरह से पूरा
मामला पूरा देश इस समय गरमाया हुआ है। अलग अलग मामलों को लेकर पूरे देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जिस तरह से भीड़ सड़कों पर आ रही है, कहा जा रहा है कि भीड़ ने अब अपने हाथों में ही कानून ले लिया है। क्या सरकार से उसका जो एक आस थी, वो उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं अब टूट चुकी है, या इसके पीछे कुछ और ही सियासत क्या या कुछ और ही राजनीति चल रही है? आज हमने चर्चा में जानने की कोशिश की। आज की इस विशेष में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।